नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स की आत्मा। दोस्तों, मैं आपके लिए कक्षा 11वीं के IMP ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। तो इसमें आपको पूरे वीडियो में MCQs आपको देखने को मिलेंगे, है ना। एक प्रश्न होगा, उसके 4 आंसर होंगे, उसमें से एक आंसर सही होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो बच्चों, आपको पता ही होगा, बल, आवेग, कार्य, त्वरण। तो अदिश राशि की बात हम करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्य। कार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, वो है निम्न में से किस संयोग का परिणामी 4n नहीं हो सकता। 4n का मतलब है न्यूटन, है ना। तो दो बलों का परिणामी 4 न्यूटन नहीं हो सकता। तो इसको सोल्व करने पे आपका आंसर आएगा। और मेरे हिसाब से आपने इसका आंसर देख लिया होगा। इसमें 2 न्यूटन और 8 न्यूटन, है ना। 2 न्यूटन और 8 न्यूटन का योग कभी भी 4 न्यूटन नहीं हो सकता। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में n चक्कर लगाता है, परिणामी विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर आप बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी विस्थापन की जब बात करते हैं तो वृत्तीय मार्ग में 1 चक्कर लगा दे, 2 चक्कर लगा दे, 3 चक्कर लगा दे, उसका उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही होती है। इसलिए इसका आंसर आने वाला है 0। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर है। ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य असत्य कथन बताना आपको। ठीक है, तो आपने क्रम विनिमय नियम वगैरह सब पढ़े होंगे। पहला वाला है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। तो इसको तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, इनमें से असत्य कथन आपको बताना है। तो ये हम लिख सकते हैं, बी वाला है ए क्रॉस बी और बराबर बी क्रॉस ए। तो देखो, क्रॉस में कभी भी ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ये नेगेटिव में आता है हमेशा, है ना। तो ए क्रॉस बी का मान होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो ये आपका आंसर जो है वो गलत है। तो हमको आगे का आंसर देखने की जरूरत नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, तो यही वाला जो है आपका असत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे। तो देखो, लंबवत की शर्त क्या होती है, लंबवत की शर्त होती है, इसमें 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें लंबवत की शर्त हो जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, है ना। दो सदिश अगर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर ए डॉट बी का आंसर जो आता है वो आता है आपका ए बी कोस थीटा। और ए बी कोस थीटा में क्या होता है कि 90 डिग्री जब आप रखोगे कोस का मान तो उसकी वैल्यू जाएगी 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 0। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। इसके बाद है आपका एकांक सदिश का परिमाण होता है। तो एकांक सदिश का परिमाण तो आपको हमेशा ही पता है, एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। कितना होता है, 1। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वाला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो फिर से आपके पास क्वेश्चन आ गया, संवेग, आवेग, त्वरण, कार्य। तो आपको पता होगा बच्चों, कार्य जो होती है वो अदिश राशि, बाकी क्या है, सदिश राशि है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जब उनके बीच का कोण हो। तो दो सदिशों का योग कब अधिकतम होगा, तो दो सदिशों का योग हमेशा 0 डिग्री का अगर उनके बीच में कोण हो तो वो क्या हो जाता है, उसका अधिकतम हो जाता है। तो बच्चों, आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे अच्छे से। आप भी अपने कलम उठाकर और इनके आंसर दे सकते हैं ना मेरे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी गति द्विमीय गति नहीं है। द्विमीय गति नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आंसर बोलता हूँ, वृत्तीय गति ये द्विमीय गति है, चिड़िया की गति तो ये आकाश में गति ये त्रिविमीय गति है, प्रक्षेपी गति द्विमीय गति है, जमीन पर कीड़े की गति भी क्या है, द्विमीय गति। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, चिड़िया की गति। चिड़िया की गति द्विमीय गति नहीं है, ये कौन सी गति है, त्रिविमीय गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को क्षैतिज से कितने कोणों पर फेंके कि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करें। तो ये आपको पता होगा कि किसी वस्तु को अगर आपको दूर फेंकना है तो उसके लिए आपको 45 डिग्री कोण पर उसको फेंकना होगा। तो क्षैतिज दूरी अधिकतम कब तय करेगा, जब हम उसे बहुत दूर फेंके। और दूर कब फेंकेंगे, जब हम उसको फेंकेंगे कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। तीसरा क्वेश्चन, चलती रेलगाड़ी से एक गेंद खिड़की से ऊर्ध्वाधर नीचे छोड़ी जाती है, गेंद का पथ होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपने देख लिया होगा कि इसका पथ जो हो जाएगा वो परवलयकार होगा। क्या होगा इसका आंसर, परवलयकार। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिमान वस्तु के लिए नियत रहता है। क्षैतिज वृत्त में, क्षैतिज वृत्त मतलब कि एक धागे में एक पत्थर को बांधकर आप जब घुमाते हो, है ना, आपकी आंखों के जस्ट सामने, तो क्षैतिज होता है। ठीक है, तो उसके लिए निम्न में से कौन सी चीज जो है वो वस्तु के लिए नियत होती है। तो फोर्थ वाले का जो आपका आंसर है वो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, नियत होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप के वेग और त्वरण की दिशाएं परस्पर होती है। तो जब किसी वस्तु को फेंका जाता है और प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर जब पहुंचता है तो उसका उसमें वेग और त्वरण जो होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं। वेग तो स्पर्शीय ऊपर की ओर होता है और त्वरण जो होता है स्पर्शीय क्षैतिज दिशा में होता है और त्वरण जो होता है नीचे की ओर होता है ना। ये वेग की दिशा है और ये नीचे की तरफ त्वरण की दिशा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रक्षेप्य का पथ होता है। ठीक, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आपने देखा होगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, प्रक्षेप्य का पथ होता है। तो प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो होता है आपका परवलय, है ना। परवलयकार जो होता है वो प्रक्षेप्य का पथ होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 वाला, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य का वेग होता है। उच्चतम बिंदु पर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका वेग जो होता है वो न्यूनतम होता है। प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है? न्यूनतम। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे शून्य भी होता तो आप वहां पे क्या लगा देते? शून्य लगा देते। लेकिन यहाँ पे आंसर में न्यूनतम, इसलिए हम क्या लगाएंगे? न्यूनतम लगाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके चल रहे हैं, है ना, हमारे साथ बने रहिए आप। किसी घड़ी के की सेकेंड सुई का कोणीय वेग होता है। किसी घड़ी की सेकेंड वाली सुई का कोणीय वेग कितना होता है? ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा π/30 आएगा। कितना आएगा? π/30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, कोणीय वेग का सूत्र आप लगाओगे ओमेगा इक्वल्स टू 2πt। ठीक है, 2πt जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो इस फॉर्मूले से भी आप इसको हल कर सकते हो। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ना बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो किस पर निर्भर करता है? हमें पता है पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके कोणीय वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कोणीय वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे समझेंगे। घूमते हुए मंच पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथों में भारी गोले हैं, अब वह हाथों को सिकोड़ लेता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको ये बताना असत्य कथन कौन सा है। तो पहला है उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है, दूसरा है उसका कोणीय संवेग नियत रहता है, तीसरा है उसका कोणीय वेग बढ़ जाता है, उसका कोणीय वेग घट जाता है। तो बच्चों अगर आप देखोगे इसका आंसर, तो जब वो हाथों को सिकोड़ लेगा तो उसका कोणीय वेग घट जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? उसका कोणीय वेग घट जाएगा। ठीक, कोणीय वेग घट जाएगा क्योंकि कोणीय संवेग तो नियत रहेगा, है ना। तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा और कोणीय संवेग घटेगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांचवा जो क्वेश्चन है, निम्न पिंडों के द्रव्यमान और त्रिज्या समान है, किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक है? बच्चों इस क्वेश्चन को आप याद रखना, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, मतलब ये अच्छी सी लेवल वाली एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखो, ठोस गोले का व्यास के परिता, खोखले गोले का व्यास के परिता, ठोस गोले का उसकी ज्यामितीय अक्ष के परिता, और डी वाला है खोखले गोले का उसके ज्यामितीय अक्ष के परिता। ठीक है, तो इसका जो आप आंसर दोगे, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, खोखले बेलन का उसके ज्यामितीय अक्ष के परिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डंडी में डोरी से बंधा एक पत्थर डंडी के सापेक्ष इस प्रकार घुमा जाता है कि डोरी डंडी में लिपटी हुई छोटी होती जाती है, इस प्रक्रिया में संरक्षित रहता है। ठीक, इस कंडीशन में क्या संरक्षित रहेगा? तो आप अपने आंसर्स इनमें से दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, क्योंकि जैसे ही डंडी में पत्थर लिपटेगा डोरी की त्रिज्या घटेगी तो उसका है ना, उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा, जड़त्वाघूर्ण कम होता जाएगा। जड़त्वाघूर्ण कम होता जाएगा, कोणीय वेग बढ़ता जाएगा, लेकिन संरक्षित रहेगा, क्या रहेगा? कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक संवेग के आघूर्ण को कहते हैं? तो हमको सबको पता है रैखिक, ये आपकी एनालॉगी होती है, और एनालॉगी में क्या होता है, जो रैखिक में होता है उसको हम किस में बदल देते हैं? कोणीय में। तो रैखिक संवेग का क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा कोणीय संवेग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत संबंध है। तो आपने अगर इनको अच्छे से पढ़ा हो इन संबंधों को, तो इनमें से आप गलत संबंध बता सकते हो। देखो, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये तो सही है। आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, ये भी जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है, ये भी सही है। कोणीय संवेग वाला भी सही है। सी वाला ई बराबर 1/2 आई ओमेगा, और डी वाला है टॉप इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी, यानी कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के समानुपाती होती है। तो ये भी सही है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा का जो है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें क्या होता है
कि ओमेगा का स्क्वायर अगर जाता तो सही होता। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी, गलत संबंध कौन है, सी वाला। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जड़त्व आघूर्ण निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है, जड़त्व आघूर्ण है ना, ये किस पर निर्भर करता है। तो आप अपना आंसर दें इसमें। जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। ठीक है ना, जड़त्व भी द्रव्यमान पर निर्भर करता है और जड़त्व आघूर्ण भी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, दो चीजों पर निर्भर करता है, एक गुणन से लंब दूरी पर और एक जड़त्व आघूर्ण पर। लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, कोणीय संवेग में वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आप रेखिक से इसको याद रख सकते हैं, रेखिक वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं हम त्वरण। तो यहाँ पे हो जाएगा कोणीय त्वरण। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र है। पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाले है ना। इसके बाकी के जो ऑप्शन है ये यहाँ पे घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/2 जड़त्व आघूर्ण। और आगे का जो इसका आंसर है वो मैं आपको अगली स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओके, ये बी वाला आंसर, सी वाला, डी वाला, तो ये सब राइट गलत आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस सिलेंडर का द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर है का उसकी ज्यामितीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि सोल्व करने पे हम इसको निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर, है ना। ठोस सिलेंडर का क्या होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर। जैसे ही चक्ति का होता है, ठोस चक्ति का, वही इसका हो जाता है। ठीक, देखो अभी चक्ति वाला एक क्वेश्चन आ गया। एक चक्ति का द्रव्यमान एम व त्रिज्या आर, चक्ति के किनारे को स्पर्श करती हुई उसके तल में स्थित अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो आप समांतर अक्ष प्रमेय से जब इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका 5/4 एम आर स्क्वायर। ओके, 5/4 एम आर स्क्वायर का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान पिंड का नहीं बदलता है। केंद्रीय बल के अंतर्गत क्या नहीं बदलता है, तो केंद्रीय बल के अंतर्गत इसका कोणीय संवेग नहीं बदलता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आता है, कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक सूत्र आपको बताया, आई बराबर एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर यानी कि इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका, न्यूटन के गति के तीनों नियम समझते हैं ना। तो किसमें न्यूटन के तीनों नियम हमको देखने को मिलते हैं, तो आपको द्वितीय नियम, सेकंड वाला जो नियम है इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, तीनों नियम दिख जाते हैं। अगला रॉकेट नोदन आधारित है, तो आपको पता है संवेग संरक्षण के नियम पे आधारित होता है ना। इसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, थर्ड वाला, दो वस्तुओं के संवेग समान है तब, दो वस्तुओं के संवेग समान है, P1 बराबर P2 है ना। संवेग द्रव्यमान वेग के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड वाले का, है ना। आप देख रहे हैं अच्छे से, हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। ठीक है, तो आपको पता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगर वस्तु का वेग अधिक है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान हमेशा कम होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला वाला आंसर आप इसका जाएगा, है ना। हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, निम्न में से कौन सा मात्रक बल का मात्रक नहीं है। बल का मात्रक कौन नहीं है, तो आपको पता होगा कि जूल जो दिख रहा है ये ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है ना, तो ये बल का मात्रक नहीं है। बाकी न्यूटन, डायन, ग्रामर, न्यूटन एसआई पद्धति में, डायन सीजीएस पद्धति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, एक वस्तु एक समान वेग से गतिमान, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। तो उस पर परिणामी बल शून्य है। तो देखो एक समान वेग से गतिमान है तो परिणामी बल तो शून्य नहीं होगा, है ना। उसमें कोई त्वरण नहीं है, तो वेग एक समान वेग से गतिमान है तो त्वरण क्या हो जाएगा उसमें, त्वरण तो होगा उसमें। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, दोनों कथन सत्य है और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखो बच्चों इसको हम वापस से देखते हैं। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है एक वस्तु एक समान वेग से गतिमान, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जब वस्तु एक समान वेग से हो, वेग में वृद्धि होती है तो त्वरण उत्पन्न होता है। तो सेकंड वाला आंसर तो आपका सही आ रहा है ना। इनमें कोई त्वरण उसमें कोई त्वरण नहीं है और उस पर परिणामी बल शून्य है।
तो परिणामी बल भी शून्य जब तक वो एक समान वेग से गतिमान है। इसका मतलब ये होगा कि आपको आंसर इसमें देना पड़ेगा दोनों कथन सत्य है ना। कौन सा देना पड़ेगा? दोनों कथन सत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिक्स्थ वाले की। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो आपको पता होगा संवेग परिवर्तन की दर न्यूटन के द्वितीय नियम से बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा? तो देखो, गोली जब टकराकर धंस जाती है तो उसमें क्या संरक्षित रहेगा? तो उसमें संरक्षित रहेगा आपका संवेग, है ना। क्या संरक्षित रहेगा? संवेग। ओके, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो उसकी घट जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक, आठवां क्वेश्चन है, एक वस्तु पर एक समान बल आरोपित किया गया है, क्या नियत रहेगा? एक समान बल अगर किसी वस्तु पर आरोपित किया गया है तो उसमें जो है आपका त्वरण जो है वो क्या रहेगा? आपका नियत रहेगा। त्वरण क्या रहेगा? नियत रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है। जड़त्व का कारण क्या है? तो किसी वस्तु के जो जड़त्व का कारण है वो होता है उसका सिर्फ और सिर्फ उसका द्रव्यमान। क्या होता है उसका? केवल और केवल उसका द्रव्यमान ही उसका जो है जड़त्व का कारण होता है। द्रव्यमान जड़त्व पर ही निर्भर करता है, ठीक है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम निम्नलिखित में से संबंध स्थापित करता है, किन किन में संबंध स्थापित करता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बल और त्वरण में, ठीक है, क्योंकि F बराबर एम ए क्या होता है? F बराबर एम ए। तो बल और त्वरण में क्या बताता है? ये संबंध बताता है। देखो बच्चों, फिर से एक क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, पहला देखना यहाँ पे, एक वस्तु नियत चाल से एक क्षैतिज वृत्त में गति करती है, निम्न में से कौन सी राशि नियत रहती है? तो हमें पता, जब क्षैतिज वृत्त में गति करेगी तो आपकी जो नियत रहने वाली राशि है वो है आपकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है? क्षैतिज वृत्त में नियत रहती है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण है, ठीक है। तो इसका जो आंसर अपने को देना है, एक कण जो है एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, इसमें त्वरण बताना आपको। तो त्वरण आप क्या इसका आंसर देना चाहोगे? तो बताओ, त्वरण कितना होता है? वृत्त की परिधि के अनुदिश नहीं होता है, स्पर्श रेखा के अनुदिश, तो ये तो सब, ये दोनों तो वेग होते हैं। त्रिज्या के अनुदिश बिल्कुल सही, त्रिज्या जो होती है, मतलब त्रिज्या जो होती है वो सेंटर की तरफ होती है, और त्वरण भी किधर होता है? सेंटर की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिज्या के अनुदिश। बच्चों, मैं आशा कर रहा हूँ आपको क्वेश्चनों में बहुत बढ़िया मजे आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की वृत्तीय सड़क को एक कार बिना फिसले पार करती है, और यदि टायर और सड़क के मध्य घर्षण गुणांक म्यू हो तो कार की अधिकतम चाल। तो इसका सूत्र जो होता है ना वो होता है वी आर एम एस, सॉरी वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम बराबर म्यू आर जी, वो भी अंडरवुड में, इसलिए डी वाला आंसर इस आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण वृत्तीय गति कर रहा है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कण जब वृत्तीय गति करता है तो बल द्वारा कार्य क्या होता है? देखिए, वृत्तीय गति में कण द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। वृत्तीय गति में गतिज ऊर्जा, अगर क्षैतिज वृत्तीय गति की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा भी शून्य होती है, और वृत्तीय गति में बल भी क्या होता है? शून्य होता है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रही है, यदि अभिकेंद्री बल का मान शून्य हो जाए तो वस्तु चली जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति कर और अभिकेंद्री बल एकदम से, जैसे एक धागे में आपने पत्थर बांध के आप घुमा रहे हो उसको, और एकदम से आपका धागा टूट जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है? तो वो स्पर्श रेखी बाहर की ओर चले जाएगी ना। जैसे ये वृत्त है और वो ऐसे करके धागा टूटने पर ऐसे स्पर्श रेखी बाहर की तरफ चली जाएगी, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला, एक वस्तु नियत चाल से वृत्तीय गति कर रही है तो इसका क्या चीज जो है वो नियत रहेगी, ठीक है। क्या अचर रहेगा? अचर मतलब नियत हो जाएगा ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो त्वरण का परिमाण अचर रहेगा ना, त्वरण यहाँ पे चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक कण नियत कोणीय वेग से वृत्तीय गति कर रहा है गति के दौरान, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें दे रखी है, इनमें से बताना है आपको, इसका संवेग नियत रहता है, ठीक है, इसकी ऊर्जा नियत रहती है, इसका एक संवेग नियत रहता है, ऊर्जा नियत रहती है, इसकी ऊर्जा और संवेग दोनों नियत रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, इसकी ऊर्जा जो होती है हमेशा नियत रहती है, ठीक है। इसके बाद हम इसके आंसर तो आपको बहुत सरल लगने वाले हैं। देखिए,
प्रकाश वर्ष का विमी सूत्र है, तो प्रकाश वर्ष यानी कि एक तरह की लंबाई होती है, तो इसका विमी सूत्र हो जाएगा एल। सेकेंड वाला है प्लांक नियतांक विमी रूप से समकक्ष है, तो प्लांक नियतांक किसके समकक्ष आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोणीय समवैक्य ना, किसके समकक्ष आता है, कोणीय समवैक्य। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपने आंसर भी इनके हमारे साथ मिलाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थितिज ऊर्जा की विमाएं, तो स्थितिज ऊर्जा की विमाएं जब आप निकालोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो mL²T-2 आपको आंसर मिलेगा ना। किसी भी तरह की ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, सबका विमी सूत्र एक ही होता है, ठीक है, मात्रक भी एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का विमी सूत्र है, तो शक्ति का विमी सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो शक्ति के विमी सूत्र में जो आपने अभी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का लिखा उसमें टी की पावर एक और बढ़ जाती है, तो इसका मतलब आंसर आपका जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा ना, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तीन राशियों की विमाएं समान है, किन किन की विमाएं समान है, तो देखो पहला है कार्य ऊर्जा बल, तो इनकी तो अलग अलग है, वेग संवेग आवेग इनकी भी अलग है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा संवेग इनकी भी अलग है, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, तो दाब प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक की जो है वो एक समान है, क्योंकि F/A इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है, बस प्रत्यास्थता गुणांक में L/L हो जाता है, तो इसका मतलब इन चारों की जो है विमाएं, मतलब इन तीनों की विमाएं समान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिबल की विमाएं वही है जो कि, प्रतिबल की जो विमाएं होती है वो किसकी होती है, तो अभी इसके जस्ट पहले हमने बात की वो है दाब की विमाएं ना। सेवंथ क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का विमी सूत्र है, तो पृष्ठ तनाव का जो विमी सूत्र होता है वो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है T बराबर F/L है ना, बल बटे लंबाई, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आवेग का विमी सूत्र है, आवेग का विमी सूत्र, तो आपका आवेग का विमी सूत्र हो जाएगा ये डी वाला है ना, इसका आंसर भी हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक अश्वशक्ति निम्न के बराबर होती है, तो एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है, तो आपको पता होगा कि 746 वाट जो होता है एक शक्ति, एक अश्वशक्ति के बराबर होता है। इसके बाद प्रत्यास्थ संघट्य में संरक्षित रहता है, प्रत्यास्थ संघट्य में जो है संरक्षित रहता है, प्रत्यास्थ संघट्य में आपको पता होगा कौन संरक्षित रहता है, आपने अगर प्रत्यास्थ संघट्य और अप्रत्यास्थ संघट्य पढ़ा होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा और रैखिक संवेग जो होता है प्रत्यास्थ संघट्य में संरक्षित रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों को 2 गुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखो द्रव्यमान और वेग अगर आपने 2 गुना कर दिए तो गतिज ऊर्जा का कितनी हो जाएगी, तो ये रिलेशन अगर आपने पढ़ा हो गतिज ऊर्जा और संवेग का तो उससे आपका आंसर हो जाएगा 8 गुना। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे वेग का स्क्वायर हो जाएगा ना, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था 1/2 mv², अगर द्रव्यमान आपने 2 गुना करा और वेग को भी 2 गुना करा तो ये 4 गुना हो जाएगा, तो वेग 4 गुना हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसलिए आपका आंसर कितना जाएगा 8 गुना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है किसी पिंड पर बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है तब शक्ति होगी, तो शक्ति का सूत्र आपको बस बताना है इसमें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा Fv, इसका आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या जाएगा Fv, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा जब आपने शक्ति पढ़ी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे हम, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समान द्रव्यमान के 2 पिंड v1 और v2 वेग से एक ही रेखा में गतिमान है, उनके मध्य प्रत्यास्थ संघट्य होता है, संघट्य के पश्चात उनके वेग हो जाएंगे। तो जब आपने प्रत्यास्थ संघट्य पढ़ा होगा उस समय आपने इनको देखा होगा कि v1 और v2 की स्थिति क्या रहती है, तो यहाँ पे जो वेग है संघट्य के पश्चात उनके वेग v2 और v1 हो जाएंगे ना, v1 का v2 हो जाएगा, v2 का v1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्रत्यास्थ संघट्य में वेग बदल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखो बच्चों छठे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वस्तु की पृथ्वी सतह से ऊपर ले जाने पर, मतलब हम उसको पृथ्वी तल से ऊपर ले जाना है ना, तो पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने पे क्या हो सकता है, तो पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने पे आपको पता है उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है ना, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जितनी आप ऊंचाई पर ले जाओगे उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके बच्चों, आपको जो है वीडियो देखने में और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, इसके साथ हम आपको रिक्त स्थान, सही विकल्प, हर तरह का डाटा को हम प्रोवाइड कराएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गैस के अणुओं की गति होती है, तो आपको पता है गैस के अणुओं की गति हमेशा क्या होती है, त्रिविमीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल का अनुपात होता है। तो देखो दोनों का अनुपात क्या होता है, अगर आपने तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग पढ़ा हो तो दोनों का जो है वो एक के बराबर होता है ना। तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल दोनों का अनुपात हो जाएगा एक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड वाला जो है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल निम्न को प्रदर्शित करता है। जब आप वेग समय ग्राफ दोगे उससे घिरा क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो आपको पीछे की तरफ आना पड़ेगा, मतलब आपको देख क्या देना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा वहां पे विस्थापन। क्या देना पड़ेगा, विस्थापन, मतलब आपको लगाना पड़ेगा क्या आंसर, विस्थापन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, एक गतिमान वस्तु समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रही है, पिंड का त्वरण घटेगा बढ़ेगा, है ना। गतिमान वस्तु समय के अनुक्रमानुपात में क्या कर रही है, वो दूरियां तय कर रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा आपका, पिंड का त्वरण। तो पिंड का त्वरण जो है वो नियत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दूरियां जो है वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में तय कर रही है ना वस्तु जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है असत्य कथन बताइए। तो असत्य कथन कौन सा है, ध्यान से हम इसको देखते जाएंगे, असत्य कथन कौन सा है इसमें। तो पहला है, वेग शून्य हो सकता है चाहे चाल शून्य ना हो। तो ये तो सही बात है ना, वेग शून्य हो सकता है चाल शून्य हो या ना हो। वेग स्थिर होने पर त्वरण शून्य होता है, ये भी सही है। वेग अगर नियत है, स्थिर है, त्वरण शून्य है। फिर ये त्वरण का मान धनात्मक है, वस्तु की चाल बढ़ रही है। तो देखो ये वाला कथन जो है, और एक डी वाला और देख लेते हैं, वेग शून्य हो सकता है चाहे त्वरण शून्य ना हो। तो ये वाला जो कथन है ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी वाला जाएगा। त्वरण का मान धनात्मक है, वस्तु की चाल बढ़ रही है ना। क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। चाल बढ़ेगी यानी कि वेग बढ़ेगा तो ही त्वरण उत्पन्न होगा, अन्यथा त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। एक मीनार के शिखर से छोड़ा गया पिंड 2 सेकंड में आधी ऊंचाई पार कर लेता तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी यदि जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे, आप इसमें न्यूटन के गति के जो नियम है उनकी हेल्प से हम एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी इसको सोल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 39.2 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन जानना है तो आप इसके लिए कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा, है ना। जो जो क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो है आपका, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। तो गतिमान कण के लिए शून्य क्या हो सकता है, गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है विस्थापन। ठीक है, दूरी हमेशा क्योंकि विस्थापन जो होता है वो एक सदिश राशि है, सदिश राशियाँ शून्य भी हो सकती है, लेकिन अदिश राशियाँ कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको आप शून्य नहीं कर सकते, इसलिए आप इसमें दूरी और चाल और इनमें से कोई नहीं वाला आंसर तो आपका गलत हो जाएगा, तो विस्थापन इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन जो है, किसी गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ की ढाल से प्रदर्शित होता है। वेग समय ग्राफ क्या दर्शाता है, तो वेग समय ग्राफ जो होता है वो हमेशा आपका क्या दर्शाएगा, त्वरण। वेग समय ग्राफ क्या दर्शाएगा, त्वरण। ठीक है, वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण दर्शाएगी और इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन। यहाँ पे हम जो है आंसर गलत कर देते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, उनसे घिरा क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या पूछा है, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है, त्वरण इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी गतिमान वस्तु के स्थिति समय ग्राफ की ढाल। देखो विस्थापन समय ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ, तो ये हमेशा वेग दर्शाएगी, क्या दर्शाएगी, वेग। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, सही कथन है। ठीक है, एक बार हम पूरे सही कथनों को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला है, यहाँ संभव है कि विस्थापन शून्य हो किंतु दूरी शून्य ना हो। तो ये बिल्कुल सही बात है कि संभव है कि विस्थापन तो शून्य हो जाए लेकिन दूरी शून्य ना हो। ठीक, सही है। इसके बाद बी वाला, यहाँ यहाँ संभव है कि दूरी शून्य विस्थापन शून्य ना हो, ये गलत है। ठीक है, दूरी शून्य हो और विस्थापन शून्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरा वाला जो है, विस्थापन तभी शून्य होगा जबकि दूरी शून्य हो। तो विस्थापन तो दूरी शून्य हो या नहीं हो तो भी शून्य हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर तो है नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा राइट वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला। यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो किंतु दूरी शून्य ना हो। तो बच्चों मैं आपसे यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और इसके बाद के जो और MCQs हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँगा। आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, और आप जितना वीडियो को देखेंगे समझेंगे, एक बार देख लेंगे फिर डबल से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, और इसी टाइप से आप इनको एग्ज़ाम में भी जाके छाप सकते हो। तो बच्चों आप हमारे अगले वीडियो के लिए